नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन के 9वीं वीडियो लेकर। इससे पहले 8 वीडियोस हम इस आत्मकथा की देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि अपने अध्ययन के शुरुआती दिनों में और आगे चलकर अपने कार्य जीवन में जाति के आधार पर श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन तमाम वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह आत्मकथा है जो हमें एक नई दृष्टि देती है समाज को देखने के प्रति। उन लोगों का अनुभव हमारे सामने पेश करती है जिन्होंने जाति के आधार पर अनेक समस्याओं का सामना किया अपने जीवन में। अब सवाल ये आता है कि यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो कहाँ ढूंढेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ढूंढने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उन तमाम वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आपको सभी वीडियोस एक ही जगह मिल जाएं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन का अध्ययन। और इस संबंध में हम देखेंगे आज 9वीं वीडियो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर यानी महाराष्ट्र में मेरी नियुक्ति हो गई थी। शुरू के दिनों में दिनेश वाजपेयी और आनंद शर्मा के साथ रहा था। बाद में मुझे हॉस्टल का एक कमरा मिल गया था जो मुझे जयकिशन जायसवाल के साथ शेयर करना था। शुरू में जायसवाल ने जो हिचकिचाहट दिखाई थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। काफ़ी दिनों तक हम दोनों साथ साथ थे। फैक्ट्री के जीवन को समझने और तालमेल बैठाने में मुझे समय लगा था। ड्यूटी के बाद का समय अध्ययन में ही बीतता था। रंगमंच और साहित्य का समय यहाँ अच्छा माहौल था, लेकिन ज़्यादातर लोग पारंपरिक ढंग से सोचने वाले थे। चंद्रपुर में हिंदी और उर्दू के कई कवि, लेखक, कथाकार थे जिनसे मेरा संपर्क बढ़ रहा था। पिताजी का पत्र आया था, वे जल्दी ही मेरी शादी करना चाहते थे। जसबीर ने कोई लड़की तय कर दी थी, लेकिन मैं लगातार इनकार कर रहा था। अभी मैं ठीक से व्यवस्थित भी नहीं था, लेकिन पिताजी बार बार लिख रहे थे। मैं अपने आप को अनेक कंटीले झाड़ झंखड़ों में घिरा महसूस करने लगा था। आखिर तंग आकर मैंने जसबीर की तय की हुई लड़की के लिए इनकार कर दिया था और स्वर्णलता भाभी की छोटी बहन चंदर यानी चंदा से शादी कर ली थी 27 दिसंबर 1973 को। सन 1974 में कुछ साथियों के साथ मिलकर मैंने मेघदूत नाट्य संस्था की स्थापना की थी। कुछ ही दिनों में यह संस्था भागलपुर, नागपुर के आसपास अपनी प्रतिबद्धता के लिए पहचानी जाने लगी थी। मंचन प्रदर्शनों के साथ नुक्कड़ नाटकों के द्वारा समसामयिक समस्याओं से जनमानस को परिचित कराने की एक मुहिम शुरू हो चुकी थी। नवयुवकों की एक जुझारू टीम पूरे समर्पण के साथ जुट गई थी। देश में जेपी आंदोलन की गूंज थी। वहीं उन्हीं दिनों मैंने तुकबंदियां छोड़कर कुछ सार्थक कविताएं लिखी थी। नवभारत टाइम्स, युग धर्म, नई दुनिया आदि के माध्यम से एक कवि के रूप में मुझे लोग जानने लगे थे। चंद्रपुर के एक साप्ताहिक जनप्रतिनिधि में एक स्तंभ भी शुरू किया था। चंद्रपुर में रहते हुए ही मैंने दलित आंदोलन की ऊर्जा अपने भीतर संजोई थी। दलित चेतना की अद्भुत तेजस्विता के दर्शन मैंने इसी क्षेत्र में किए थे। अपने आप को इस आंदोलन के साथ जोड़ने में मुझे जो आत्मसंतुष्टि मिली वह एक अनोखा अनुभव था। जैसे जैसे मैं इस आंदोलन का हिस्सा बन रहा था, वैसे वैसे मेरे कई मित्र मुझसे दूर हो रहे थे। उनकी दृष्टि में मैं रास्ते से भटक रहा था और अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का विनाश कर रहा था। बुद्ध के मानवीय स्वतंत्रता के विचार ने मुझे प्रभावित किया था। परिवर्तित समष्टि में कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है। मानव ही सर्वोपरि है। करुणा और प्रज्ञा व्यक्ति की उच्चता की ओर ले जाते हैं। नागपुर की दीक्षा भूमि दलितों का तीर्थ है, जहां मैं भदंत आनंद कौशल्यायन जी से मिला था। बौद्ध धर्म के प्रति मेरी शंकाओं का तर्कपूर्ण समाधान कौशल्यायन जी ने किया था।
नागपुर में ही भाव समर्थन से भी उनके निवास पर भेंट हुई थी। वे एक सहज और सरल व्यक्ति थे, कवि, चित्रकार और एक सच्चे इंसान। जब भी मिले खुलकर मिले। मुलाकातें बहुत कम हुई थी लेकिन चिर स्मरणीय। पिताजी का पत्र आया था, माँ बीमार है, जल्दी आ जाओ। पत्र मिलते ही मैं निकल पड़ा था। रास्ते भर माँ का ख्याल जहन में घूम रहा था, पता नहीं कैसी होगी। बस अड्डे पर उतरते ही घर पहुंचने की जल्दी थी। माँ को स्वस्थ देखकर मैंने राहत की सांस ली थी। मैंने माँ से पूछा, बीमार थी? माँ ने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, बीमारी की बात सुन के तो तू आ गया। ऐसी भी क्या बात हो गई जो इस तरह बुलाया? मैंने अपने भीतर का गुस्सा दबाकर पूछा, तेरे भाई ने रिश्ता पक्का कर दिया है, अब तू ब्याह कर ले। महारी आंख कद यानी कब बंद हो जाएगी कौन जाने है। माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की। मैं खामोशी से माँ की तमाम बातें सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में एक हलचल शुरू हो गई थी। जसबीर ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था बगैर मेरी इच्छा अनिच्छा जाने। पिताजी भी जसबीर की बात का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने मेरे इर्द गिर्द एक घेराबंदी कर दी थी। मेरा कोई भी तर्क या इनकार सुनने को तैयार नहीं थे। देहरादून जाने के बाद मुझे पता चला कि इस रिश्ते के पीछे मेरे मामा का हाथ था। वे मेरे गले किसी ऐसी लड़की को बांध देना चाहते थे कि मैं उनके शिकंजे से बाहर ना निकल सकूं। जसबीर को गांव में ही छोड़कर मैं अचानक देहरादून आ गया था। मैंने सुरजन से पूछा, तुमने लड़की देखी है? उसने साफ इनकार कर दिया था कि उसे इस विषय में मत घसीटो। उसने ना हाँ की थी ना, बस एक तटस्थ भाव अपना लिया था। स्वर्णलता भाभी जी भी टाल गई थी। उन दोनों के रुख ने मुझे परेशान कर दिया था। हेमलाल का सुरजन के घर आना जाना तभी अभी बना हुआ था, बल्कि मेरे बाहर जाने के बाद वह सुरजन से काफी घनिष्ठता बना चुका था। हेमलाल ने ही मेरे मन में उस रिश्ते के प्रति शंकाएं पैदा की थी। उसे वहां रचे जा रहे षड्यंत्र की जानकारी थी। शुरू में तो उसने कुछ नहीं बताया था, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद उसने मामा के षड्यंत्र की जानकारी दी थी। मैं हताश और उद्विग्न हो गया था। गांव लौटकर मैंने जसबीर से सिर्फ इतना ही कहा था, मैं लड़की देखना चाहता हूँ। उन दिनों हमारे समाज में लड़की दिखाने का रिवाज नहीं था। बुजुर्ग ही सब तय कर देते थे, जिसे लड़का लड़की मान लेते थे। घर का भी कोई व्यक्ति लड़की नहीं देखता था, इसे बुरा माना जाता था। मध्यस्थता करने वाले पर विश्वास किया जाता था। कई बार इस विश्वास ने भयंकर हादसों का जन्म दिया था। मेरे फैसले ने धमाके का काम किया। सभी मुझे कटी फटी आंखों से देख रहे थे। काफी गर्मागर्मी के पश्चात जसबीर मान गया था। मुझे लेकर वह देहरादून चल दिया। उन दिनों लड़की अपने मामा के घर रह रही थी। जैसे ही हम देहरादून पहुंचे, पता चला लड़की अपनी माँ के पास मुजफ्फरनगर चली गई है। जसबीर मुझे लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचा। वहां जाकर पता चला लड़की देहरादून है। दरअसल लड़की ना दिखाने का यह बहाना था। मैं एक अजीब सी उलझन में फंस गया था, बेहद अकेला। घर परिवार से लेकर बाहर तक कोई ऐसा नहीं था जिसके सामने मन की गांठें खोल सकूं। स्वर्णलता भाभी थी, वह भी ऐन वक्त पर कन्नी काट गई थी। ऐसी ही मनस्थिति में मैं चंद्रपुर लौट आया था। काफी दिन उदास रहा। इस बीच जसबीर की ओर से कई पत्र आ चुके थे। वह बार बार यही लिख रहा था कि मैं उनकी इज्जत को नीलाम कर रहा हूँ। जाति बिरादरी के नियम हैं, उसे कैसे छोड़ दें। पढ़ाई लिखाई का यह तो मतलब नहीं है कि मनमानी करो। जसबीर की हर चिट्ठी मुझे गहरी चोट पहुंचा रही थी। मैं शादी से पहले कुछ बन जाना चाहता था, लेकिन ये लोग हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। ऐसे ही क्षणों में मैंने इस प्रकरण को खत्म कर देने का फैसला कर लिया था। मैं सीधे देहरादून पहुंचा। जसबीर मुझे आया देखकर चौंका था। जसबीर ने उस लड़की की माँ से, जो उन दिनों वहीं थी, मुझे मिलाया था। वे मुझे सीधी सादी महिला लगी थी। मुझे देखकर वे खुश भी हुई। उनसे मिलकर मैं और दुविधा में फंस गया था। जसबीर से फिर एक बार लड़की दिखाने की बात मैंने उठाई। जसबीर ने कहा, तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है? माँ से तो मिला है, और क्या चाहिए? माँ से नहीं, मुझे लड़की से शादी करनी है। मैं उत्तेजित हो गया था। 3 दिन तक जसबीर और मेरे बीच चुप्पी छाई रही। चौथे दिन मैं स्वर्णलता भाभी की बहन चंद्रकला उर्फ चंदा से मिला। मैंने तमाम हालात उसके सामने रखकर
उसके मन की बात भी कह दी थी। मुझसे शादी करोगी? चंदा तब इंटर में पढ़ रही थी। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा, आश्चर्य से पूछा, क्या कह रहे हो? सोचकर जवाब दे देना, मैंने इत्मीनान से कहा और उठकर चल दिया। अगले रोज चंदा अपनी दीदी के घर आ गई। उस समय सीमा, राजीव, विनीता एकदम छोटे थे। विनीता तो गोद में ही थी। चंदा ने धीमे से पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे भाई माँ बाप मानेंगे? चंदा ने शंका जताई। वह मुझ पर छोड़ दो, मैंने धैर्य से कहा। अगले रोज मैं गांव चला गया था। पिताजी से बात की। थोड़े बहुत विरोध के बाद वे मान भी गए थे। उन्होंने एक शर्त रखी, देवता के लिए सूअर की पूजा शादी से पहले जरूरी है। मैंने साफ इनकार कर दिया था। मैं किसी देवता की पूजा में विश्वास नहीं करता। पिताजी नाराज हो गए थे। मेरा अविश्वास उनकी आस्था पर चोट था, जिसके लिए वे मुझे माफ करने को तैयार नहीं थे। अभी तक शायद मेरे पूजा पाठ में शामिल ना होने को मेरा बचपना मानकर कुछ विशेष जोर नहीं डालते थे, लेकिन शादी विवाह जैसे मौके पर भी मेरा विरोध देखकर वे क्रोधित हो उठे। वह नाराजगी अंत तक रही। इस बात के लिए मैं कतई तैयार नहीं था। चंदा से मेरी शादी हो गई। विरोध और इनकार के बीच भी पिताजी ने चंदा को स्वीकार किया था, लेकिन मामा खफा थे। जसवीर भी मामा के साथ था। सुरजन इसलिए नाराज था कि मैं उनकी साली से शादी कर रहा हूँ। यह शादी तोड़ने में हेमलाल को एक मोहरे की तरह मामा ने इस्तेमाल किया था, जिसमें हेमलाल सफल नहीं हुआ। हाँ, हमारे बीच दोस्ती के सूत्र टूटकर बिखर गए थे। मुझे दुख था, मैंने एक अच्छे मित्र को खो दिया था। शादी के बाद चंदा को साथ ले जाना था चंद्रपुर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी मकान की। सरकारी कॉलोनी में मुझे तब तक मकान नहीं मिला था, हॉस्टल में था। जय किशन जायसवाल मेरा रूम पार्टनर था। मैंने चंद्रपुर में अपने मित्र अजय सिन्हा को पत्र लिखा। काफी दिन पहले मैं उसके साथ रहा था। उसने उत्तर दिया था, पत्नी को साथ लेकर आ जाओ, इंतजाम हो जाएगा। दिल्ली में सुखन सिंह था, RK पुरम में रहता था। इंटर तक त्यागी इंटर कॉलेज में साथ साथ पढ़े थे। काफी भटकाव के बाद उसे सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई थी। उसने दक्षिण एक्सप्रेस में चंद्रपुर के लिए बर्थ पहले ही हमारे लिए बुक करा दी थी। मैंने अजय सिन्हा और अपने कार्यालय के सभी साथी सूरज खड़तड़ को चंद्रपुर पहुंचने का तार कर दिया था। रात 10 बजे गाड़ी चंद्रपुर स्टेशन पर पहुंची तो वहां कोई नहीं आया था। उम्मीद थी कि फैक्ट्री की गाड़ी लेकर आ जाएंगे। 10 बजे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एस्टेट जाने के लिए बस का मिलना भी मुश्किल था। वैसे भी हमारे साथ गृह गृहस्थी का काफ़ी सामान था। वह रात हमने चंद्रपुर रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में ही गुजारी थी। स्टेशन मास्टर ने स्वयं ताला खोलकर हमें आराम करने के लिए कहा था। स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। इक्का दुक्का यात्री ही इधर उधर पसरे थे। सुबह की पहली बर्थ पकड़कर हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एस्टेट आ गए थे। सामान हॉस्टल में छोड़कर मैं और चंदा सूरज खड़तड़ के क्वार्टर में पहुंच गए थे। सूरज खड़तड़ तब तक ऑफिस जा चुका था। चंदा को वहीं सुशीला भाभी यानी श्रीमती खड़तड़ के पास छोड़कर मैं भी उसी रोज दफ्तर चला गया था। मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। सूरज खड़तड़ को जब यह पता चला कि मैं चंदा को उनके घर छोड़कर आया हूं तो वह खुश हुआ था। खड़तड़ से मेरे संबंध काफ़ी घनिष्ठ थे। वह बल्लार शाह यानी चंद्रपुर के पास का रहने वाला था। एक प्यारा इंसान जिसके व्यवहार में एक खुलापन था जो मुझे हमेशा आकर्षित करता था। एक रात हम सूरज खड़तड़ के ही क्वार्टर में रुके थे। अगले रोज अजय सिन्हा के क्वार्टर में जाना था। वह उस शाम को चंदा से मिलने भी आया था। सूरज खड़तड़ और सुशीला भाभी ने चंदा का स्वागत बहुत ही अपनेपन से किया था। अजय के क्वार्टर में जाने से पहले चंदा ने एक नई साड़ी अपने बॉक्स से निकालकर सुशीला भाभी को बहुत ही आदर से दी थी, लेकिन सुशीला भाभी ने वह साड़ी लेने से इनकार कर दिया था। मैं उनका आदर करता था। चंदा ने भी आदरपूर्वक ही साड़ी उन्हें देनी चाहिए थी, लेकिन उनके इनकार ने जैसे क्षण भर में सब कुछ तोड़कर बिखेर दिया था। चंदा ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मैंने विनम्रता से कहा, भाभी जी, यदि यह साड़ी पसंद नहीं है तो दूसरी ले लीजिए। लेकिन वे दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई थी। कोई बात भी नहीं कर रही थी। मैंने सूरज से पूछा। उसने भी कोई विशेष उत्तर न देकर सिर्फ इतना ही कहा, नहीं लेती है तो ना ले, तुम जी छोटा ना करो, खुशी खुशी अपनी गृहस्थी चलाओ, हमें खुशी होगी। उस क्षण मेरी आंखें तरल हो आई। हम लोग अजय के फ्लैट में आ गए थे। सूरज खड़तड़ स्वयं हमें छोड़ने आया था।
लेकिन सुशीला भाभी के व्यवहार से सभी का मन उखड़ा हुआ था। मैंने सुशीला भाभी से सहज व्यवहार रखने की कोशिश की, लेकिन वे ना जाने चंदा की किस बात से खफा हुई, आज तक पता नहीं चला। सूरज खड़तर अक्सर अपने बेटे अप्रीतम के साथ चंदा से मिलने आता था, लेकिन हम लोगों का उनके घर पर जाना कम हो गया था। अजय सिन्हा ने अपना फ्लैट हमें दे दिया था। स्वयं वह आनंद शर्मा के साथ रहने लगा था। आनंद की पत्नी उन दिनों प्रसूति के लिए अपने मायके गई हुई थी। उसी सप्ताह अजय की शादी की तारीख भी तय हो गई थी। उसे अपने घर बनारस जाना था। उनकी शादी की खबर ने जहां एक खुशी दी थी, वहीं एक दुख भी। मुझे उसका फ्लैट खाली करना पड़ेगा, लेकिन अजय ने जाते जाते कहा था, वाल्मीकि चिंता मत करना, यदि इस बीच तुम्हें मकान ना मिला तो हम एक साथ रहेंगे। एक कमरे में तुम रहना, एक में हम। रसोई साझी बन जाया करेगी। उसकी यह आत्मीयता देखकर मेरा मन हल्का हो गया था। काफी दौड़ भाग के बाद मुझे मकान मिल गया था। वह भी 2 कमरों वाला ही फ्लैट था, जो मेरे नाम पर आवंटित हुआ था। 31सी टाइप 11 सेक्टर 5 अजय सिन्हा के फ्लैट के नजदीक ही था। हम अगले ही सप्ताह में अपने फ्लैट में चले गए थे। अजय भी शादी के बाद सीधा हमारे फ्लैट में आया था। कई दिन वे हमारे ही साथ रहे थे। सचमुच कितने अच्छे दिन थे वे। अजय और मेरे बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसकी मिठास अभी तक मेरी स्मृतियों में रची बसी है। मिसेस सिन्हा भी बेहद शालीन और स्नेह से भरी हुई घरेलू महिला थी। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन दोनों के प्रति मेरे मन में हमेशा एक ऐसा भाव रहा जहाँ कोई मैल नहीं था। इन्हीं दिनों दलितों के बीच सामाजिक कार्य करने की कोई योजना को साकार रूप भी दिया था। महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फूले ने जो भूमि तैयार की थी, उससे लाखों कार्यकर्ता ऊर्जा पाकर सामाजिक जीवन में उतर पड़े थे। इस वैचारिक आंदोलन ने मेरी रचनाओं को एक अलग आयाम दिया था। चंद्रपुर में हिमझरना नाम की एक पत्रिका शुरू हुई थी। संपादक थे जगदीश राही। कई अंक इस पत्रिका के निकले, लेकिन यह अचानक बंद हो गई थी। राही मेरे अच्छे मित्र थे, गीतकार भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटा कि कोयला खदान की नौकरी से उन्हें हाथ धोना पड़ा। नौकरी गई तो पत्रिका भी बंद हो गई थी, और एक दिन सब कुछ समेटकर जगदीशपुर राही ने चंद्रपुर छोड़ दिया था। याद रह गए थे वे कुछ पल जब उनके मधुर गीतों के बीच चंद्रपुर से हिंदी की इस विशिष्ट पत्रिका की योजनाएं बनी थी। साथ काम किया था। रात भर जागकर पत्रिका के प्रूफ पढ़े थे। भीषण गर्मी से झुलसते इस शहर में हिमझरना की कल्पना सचमुच राही जैसे जीवन से भरे लोग ही कर सकते हैं। मराठी कवि लोकनाथ यशवंत भी उन्हीं दिनों चंद्रपुर वापस आ गए थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉलोनी में आते थे। कई कार्यक्रमों में साथ हो जाते थे। वह कुछ संकोची स्वभाव के थे, लेकिन गंभीर और वैचारिक प्रतिबद्धता से भरपूर। चंद्रपुर में रहते हुए इन सभी के कारण मुझे काफी परायापन महसूस नहीं हुआ था, बल्कि अमरनाथ वर्मा ने तो मित्रता के बीच एक रिश्ता भी कायम कर लिया था। वे चंदा के बड़े भाई बन गए थे और मुझे अक्सर जीजाजी कहकर ही बुलाते थे। बेहद प्यारे थे वे सभी। पद्मा भाभी ने जो स्नेह मुझे और चंदा को दिया था, वह हमारे जीवन की ना खत्म होने वाली पूंजी है। चंद्रपुर ने मुझे कई ऐसे मित्र दिए थे जो अपनों से ज्यादा आत्मीय हैं, जिनके बगैर मेरा व्यक्तित्व अधूरा ही रहता, जिनके स्नेह और विश्वास ने हमेशा हौसला दिया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वर्ष 1978 में दलित पैंथर ने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय कर देने के लिए एक विशाल जुलूस बम्बई में निकाला था, जिसमें संपूर्ण महाराष्ट्र से दलित पैंथर कार्यकर्ता मुंबई विधानसभा के सामने एकत्र हुए थे। विधानसभा में नामांतर का प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन सवर्णों ने बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रस्ताव का विरोध किया था। जगह जगह तोड़फोड़ दंगे शुरू हो गए थे। अहमदपुर, औरंगाबाद, नागपुर, सोलापुर, बम्बई, नासिक, अमरावती आदि में स्थिति तनावपूर्ण थी। मराठवाड़ा में दंगों का प्रभाव कुछ ज्यादा ही था। दलित बस्तियां फूकी जा रही थी। सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। अखबारों में छपी खबरें दिल दहला रही थी। दलितों ने नामांतर को अपनी अस्मिता का प्रश्न बना लिया था। नागपुर में आगजनी की घटनाएं शुरू हुई। चंद्रपुर में भी जुलूस निकला था। महाराष्ट्र सरकार ने नामांतर का फैसला वापस ले लिया था।
दलितों को सरकार के इस फैसले से निराशा हुई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वे लगातार नामांतर आंदोलन को बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा इस आंदोलन में झोंक दी थी। बापू राव जगताप जोगेंद्र कवाड़े के प्रेरणादायी नेतृत्व और ओजस्वी भाषण दलितों में हौसला जगा रहे थे। हजारों वर्षों की घृणा एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में दिखाई पड़ने लगी थी। इस आंदोलन को मैंने बेहद करीब से देखा था। मेरा रोम रोम आंदोलन को महसूस कर रहा था। भारतीय समाज की क्रूर व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता को नकार रही थी। उनकी दृष्टि में डॉक्टर अंबेडकर जन्मना महार थे, भले ही उनकी विद्वत्ता आकाश जितनी ऊंचाई पार जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में दलित अस्मिता की जो लड़ाई लड़ी थी, वह एक ऐसा संघर्ष था जिसने दलितों में आत्मविश्वास जगाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति सत्ता के लिए रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था, लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद रिपब्लिकन पार्टी अनेक गुटों में बंट गई थी। प्रत्येक नेता स्वयं को बाबा साहब का वारिस मानकर अध्यक्ष बनने की होड़ में शामिल था, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक एक नेता की एक एक पार्टी बन गई थी। महाराष्ट्र में दलित आंदोलन को एक नया रूप दिया था दलित पैंथर ने। दलित पैंथर में नेता और कार्यकर्ता मार्क्सवादी और अंबेडकरवादी विचारधारा को जोड़कर एक नया प्रयोग कर रहे थे, जिसकी चमक में समूचा महाराष्ट्र एक बार फिर दलित आंदोलन के उत्कर्ष को देख रहा था। लेकिन यह प्रयोग बुरी तरह असफल रहा था। लेकिन दलित पैंथर में जो साहित्यकार सक्रिय थे, उन्होंने मराठी दलित साहित्य को नए तेवर दिए थे। पारंपरिक साहित्य की तुलना में यह साहित्य अधिक जीवंत और प्रगतिशील था, सही अर्थों में आधुनिक था। उन्हीं दिनों गुजरात में आरक्षण विरोध में उग्र रूप ग्रहण कर लिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षण विरोधियों ने बेइंतहा जुल्म ढाए थे। चारों ओर हिंसा का तांडव था। गांधीनगर, बड़ौदा आदि नगरों में गांधी की मूर्तियों के नीचे खड़े होकर आरक्षण विरोधी आंदोलन दलितों के प्रति घृणा फैला रहे थे, जिसका प्रभाव महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ने लगा था। सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में दलित अधिकारियों कर्मचारियों को प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं बढ़ने लगी थी। सवर्णों ने शोषित कर्मचारी संघ जैसे छदम संगठन बनाए थे, जो सुनियोजित ढंग से दलितों के विरुद्ध साजिशें रच रहे थे। चारों ओर निराशा और भय का वातावरण था। दलित कर्मचारी ही नहीं, अधिकारी भी भयभीत थे। उनका कोई ऐसा संगठन भी नहीं था। पारस्परिक संवादहीनता होने के कारण वे अकेले अकेले अपनी समस्याओं में उलझे थे। एकजुटता की कमी के कारण उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। शोषित संघ पोस्टरों पर्चों के द्वारा दलितों में हीन भावना भर रहे थे। ऐसा ही एक पर्चा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर में भी वितरित हुआ था, जिसने तनाव पैदा कर दिया था। ऊपर से सब शांत दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे कुछ पक रहा था। ऐसे दिनों में चुप्पी का अर्थ है अपने अस्तित्व को मिटा लेना। फैक्ट्री गेट के पास एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल श्री गोंडा ने, पीसी काम्बले अधिकारी तथा अनेक संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। उस सभा में सभी ने एक मत से सवर्णों के द्वारा चलाए जा रहे षड्यंत्र का जवाब देने का प्रस्ताव पारित किया था। अगले रोज पर्चे बांटे गए थे, जिसका प्रभाव तत्काल दिखाई दिया था। शोषित संघ के पर्चे पर प्रशासन निष्क्रिय था, लेकिन दलितों का पर्चा वितरित होते ही प्रशासन सक्रिय हो गया था। दलित प्रतिनिधियों को बुलाकर पूछताछ होने लगी थी। काफी बहस और जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने दलितों के विरुद्ध होने वाले प्रचार को रोकने का आश्वासन दिया था। उन दिनों सुमठाणा गांव हमारी गतिविधियों का केंद्र था। सभी बैठकें वहीं होती थी। शोषित संघ से निपटने की रणनीति तैयार हुई थी, ताकि दलित कर्मचारियों का मनोबल टूटने से बचाया जा सके। इन हालात में परस्पर सौहार्द लगभग खत्म हो गया था। सांप्रदायिक एवं जातिवादी ताकतें अपने षड्यंत्रों में सफल हो गई थी। वे कर्मचारियों के बीच घृणा के बीज बो चुके थे, जिसे मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगवाने वाले संगठन भी रोक नहीं पाए थे। दलितों गैर दलितों के बीच यह घृणा की खाई लगातार बढ़ी है, जिसे पाटने का इरादा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अब दलित अपनी अस्मिता के लिए उठकर खड़ा होता है तो उसे उस पर जातिवादी होने का आरोप लगा दिया जाता है। यह आरोप लगाने वाले वे लोग होते हैं जो जातिवाद के कट्टर समर्थक हैं। यह एक चाल है परंपरावादियों और यथास्थिति बनाए रखने वालों की, जो दलितों के प्रति हमेशा शंकाग्रस्त होते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही रोकेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन का यह 9वीं वीडियो थी।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने इस आत्मकथा का अगला अंश लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।